आप सब। मैं हूं आपकी मामिला क्रांति और आज मैं क्लास 12 के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए बड़े जोश के साथ लेकर के आई हूं सुपर शॉर्ट, वो भी विद्युत धारा चैप्टर का सुपर शॉर्ट हम करेंगे। बिल्कुल अगले 30 मिनट में आपको पूरा रिवीजन फटाफट से आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। बिल्कुल फास्ट क्विक रिवीजन के लिए जल्दी से सारे अपने दोस्तों को बुला लेना है, इस वीडियो की लिंक भेज देना है अपने सभी दोस्तों को, ताकि सब फटाफट से सब रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, आपके पास इतना समय नहीं है। तो फटाफट से रिवीजन करने के लिए आपको ये सुपर शॉर्ट जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो पाए। बहुत एग्जाम पास हो गए, क्यों भाई? अगर आपने भेज दिया है तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत धारा के बारे में। जब आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे विद्युत धारा का बेसिक्स आप लोगों ने जो है 10th क्लास में भी पढ़ा है। जब हम क्या करते हैं, किसी चालक में हम क्या करते हैं, आवेश को अगर हम क्या कराते हैं, आवेश को हम फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो आवेश जितने समय के सापेक्ष जितना आवेश बहता है, उस तार से, उस चालक तार से बहने वाली वह विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आवेश के बहाव के कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। अगर यह विद्युत धारा हमको तात्क्षणिक चाहिए, ठीक है, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा को जो है हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये dq/dt इस तरीके से हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक मतलब उस तत्क्षण पर अगर हमको विद्युत धारा कैलकुलेट करनी होती है छोटे से समय अंतराल के लिए, छोटे से समय पर, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा। इसके अलावा अगर हमको कैलकुलेट करना होता है औसत विद्युत धारा, तो औसत विद्युत धारा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मतलब कि जितना आवेश बहा, कितने समय अंतराल में बहा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर इनका जो समय अनुपात है वो क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर औसत विद्युत धारा, ठीक है। कभी आपको आवेश कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से टी को पक्षांतर करते हुए विद्युत धारा गुणा समय, इस चीज सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है आवेश के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट अध्याय में काफी डिटेल में पढ़ चुका है, जिसका मात्रक होता है कूलाम, जो कि एक अदिश राशि है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा भी हमारी कैसी राशि है, तो विद्युत धारा भी हमारी अदिश राशि है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है वो किसमें होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर में, जिसको बिल्कुल हम ए से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी विद्युत धारा की बात करने के बाद हमको जो है आगे यहाँ पर किसकी बात करनी है, आगे यहाँ पर जो है हमको बात करनी है इसकी दिशा की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जब इसकी दिशा को डिफाइन करते हैं, विद्युत धारा की दिशा को डिफाइन करते हैं, तो विद्युत धारा की जो दिशा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है तो आवेशों के बहाव के कारण होती है, ठीक है। वास्तविकता में कौन से आवेश बहते हैं, तो वास्तविकता में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव अगर मान लो कि इस दिशा में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा हमें प्राप्त होगी किसी भी परिपथ में, वो किस दिशा में प्राप्त होगी, तो वो हमें जो है प्राप्त होगी इसके विपरीत दिशा में, मतलब कि धन आवेश के बहाव की तरफ। यहां पर ये जो दिशा है, ये जो है ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री वैसे हमने जब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है वहां पर पूरा देखा हुआ है। अब यहां पर ये जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब जब हम यहाँ पर धारा की दिशा की बात करते हैं, इसके बाद हमें देखना है धारा घनत्व के बारे में, ठीक है। तो धारा घनत्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने क्षेत्रफल में, कितने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा बहती है, ये जो माप है वो क्या कहलाता है, ये भौतिक राशि धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व कैसी राशि होती है, तो धारा घनत्व जो है सदिश राशि होती है। यहां पर जो है आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, धारा घनत्व गुणा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लो कि आपका ये कोई चालक है, ये क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दो अदिशों का सदिश गुणनफल है यहाँ पर विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन जब धारा घनत्व के फॉर्म में हम लिखते हैं तो यहां पर इस तरीके से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर वर्ग। क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर वर्ग, ठीक है। अब जैसे कि धारा घनत्व देखने के बाद हमको अनुगमन वेग के बारे में देखना है। अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है, तो अनुगमन वेग मतलब कि जैसे अभी हम लोगों ने धारा घनत्व में क्या पढ़ा कि मान लो कि क्या है, मान लो कि अगर
कोई यहाँ पर एक चालक तार का टुकड़ा है, ठीक है, क्या है, एक चालक तार का टुकड़ा, और इस चालक तार के टुकड़े से अगर क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, तो ये विद्युत धारा कितनी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बह रही है, ठीक है, इसकी जो मात्रा है ये धारा घनत्व कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा बह रही है वो किसके बहाव के कारण बहती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण बहती है। किसके फ्लो के कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण बहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो हो रहा होता है तो वहां पर जो है बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, किसी भी चालक में बहुत सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनका कुछ ना कुछ वेग होता है, और ये वेग इनको कहां से प्राप्त होता है, जब हम क्या करते हैं, चालक तार के सापेक्ष जो है विभवांतर लगाते हैं। इस विभवांतर की वजह से क्या होता है, इस विभवांतर की वजह से विद्युत बल प्राप्त होता है, और विद्युत बल की वजह से यहां पर चालक में बहुत सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, उन आवेशों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की वजह से वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गतिज ऊर्जा प्राप्त करने की वजह से वह त्वरित होते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है, और उस वेग की वजह से क्या कर पाते हैं, वो गति कर पाते हैं, फ्लो हो पाते हैं, और इन आवेशों के बहाव की वजह से फिर हमको क्या प्राप्त हो जाती है, समय के सापेक्ष कितने आवेश बह रहे हैं उसकी वजह से विद्युत धारा हमें प्राप्त हो जाती है। ये जो वेग है यहाँ पर क्या है, ये जो वेग है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, तो यहाँ पर जो है चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका जो औसत वेग है, ठीक है, इस औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट से की वजह से यहाँ पर इस अनुगमन वेग को वीडी से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको कैलकुलेट करते हैं जब, तो हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है वीडी बराबर स्मॉल ई, क्या मिलता है हमको, वीडी बराबर स्मॉल ई टाउ बटे एम गुणा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो एक हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है किसके लिए, अनुगमन वेग के लिए। यहां पर टाउ क्या है, टाउ जो है अगर मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर हो रहा है, तो वो वहां पर जो है उस टक्कर के कारण हमको यहाँ पर क्या मिलता है, शांति काल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ई क्या है, तो ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, एम जो है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और यहाँ पर इस चालक तार के सापेक्ष जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, इस चालक तार के सापेक्ष जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, बिल्कुल ये जो है सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत धारा का बहाव, और विद्युत धारा के बहाव के विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम विद्युत धारा की दिशा को धनात्मक आवेश की फ्लो की वजह से माना गया था पहले जमाने में, तो उसी चीज को कंटिन्यू जो है कंसिडर करके चला जा रहा है आगे। सभी को क्लियर है? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, और बिल्कुल फोकस करके आपको सुनना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहना है और लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये है सुपर शॉट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद बढ़ते हैं आगे और अगले सूत्र की तरफ हम चलते हैं। अनुगमन वेग का जो अगला सूत्र होता है विद्युत धारा के रूप में, वो होता है वीडी बराबर आई बटे एन ई ए। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां पर जो है हम आई बटे ए के जगह में क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम जो है जे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जे मतलब कि धारा घनत्व भी हम लिख सकते हैं एन ई ए, ठीक है। तो धारा घनत्व का सूत्र भी यहां पर से हम लोगों को अनुगमन वेग के फॉर्म में मिल जाएगा। ये ए तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई बटे ए जो है, आई बटे ए आपका क्या है, धारा घनत्व, और यहां से जे धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, डेरिवेशन भी पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए बोल दे, हो सकता है कि इस रूप को प्रूफ करने के लिए बोल दे, या इस रूप को प्रूफ करने के लिए अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रेडी रहना है, ठीक है। अब यहां पर
यहां पर जैसे कि हमने ये देखा धारा घनत्व के रूप में, राइट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से विद्युत धारा का फॉर्मूला, ये भी काफी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको सारी चीजों को ट्रांसफर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, NEAVD, क्या हो जाएगा, NEAVD। तो यहां पर से विद्युत धारा का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये AVD जो है, AVD क्षेत्रफल और वेग, यहां पर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग, ये जो टर्म है ये क्या दर्शाता है, तो ये जो टर्म है वो दर्शाता है कि यहां पर किस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये चीज को यहां पर ये दर्शाता है AVD, जो कि क्या मतलब कि यहां पर जो है इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, यहां से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। चलो भाई, तो यहां पर हमने सारी चीजें अनुगमन वेग के बारे में देख ली है, ठीक। अनुगमन वेग के बाद हमको बात करनी है किसकी, अनुगमन वेग के बाद हमको बात करनी है गतिशीलता। गतिशीलता मतलब कि मोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, म्यू से। यह डिपेंड करता है किस पर, अनुगमन वेग पर निर्भर करता है। क्या होता है, VD बटे क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र, VD बटे विद्युत क्षेत्र गतिशीलता कहलाती है, अनुगमन वेग के टॉपिक के अंदर ही है। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल आता है एग्जाम में, कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल, या फिर 1 नंबर का पूछेगा कि गतिशीलता क्या होती है। तो यहाँ पर जो है किस विद्युत क्षेत्र में किस वेग से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाती है, वहां पर उस चालक की गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम VD का मान रखेंगे तो VD का मान क्या होता है, E टाउ बटे M, और यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर बटे में होता है क्या, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र कैंसिल हो जाएगा, और गतिशीलता का जो सूत्र है आपको इस रूप में भी प्राप्त हो जाएगा, E टाउ बटे M, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी गतिशीलता शांति काल के ऊपर भी निर्भर कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गतिशीलता। अच्छा, अब यहाँ पर हम अनुगमन वेग में जो शांति काल के बारे में हम देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर में लगा समय है, ठीक है, शांति काल। तो यहाँ पर जो ये शांति काल है वो आपका जो है किस पर निर्भर करेगा, तो ये जो है आपके तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, शांति काल जो है वो तापमान पर निर्भर करता है कि चालक जो है किस तापमान में रखा गया है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। देखो, और जब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, मतलब कि पूरा का पूरा चालक के तापमान पर निर्भर करेगा शांति काल। लेकिन जब हम इसके बाद ओम का नियम पढ़ते हैं तो ओम के नियम में हमारा जो है एक कंडीशन होता है कि यहाँ पर ओम के नियम में जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तापमान के साथ साथ जो भौतिक अवस्थाएं होती है, ताप, दाब, आयतन, ठीक है, जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो भी क्या होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील होनी चाहिए। तो वहां पर ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया वह नियम है कि वहां पर जो किसी विद्युत परिपथ में, जैसे कि मान लो ये आपका कोई क्या है, ये मान लो आपका कोई विद्युत परिपथ है। अब इस विद्युत परिपथ के सामने आप लोगों ने विभवांतर लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसको सप्लाई मिल पा रहा है, ठीक है। अब ये विभवांतर आपने किसी विद्युत परिपथ के सापेक्ष जब लगाया तो यहाँ पर इस विभवांतर की वजह से, मतलब कि इस चालक तार के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर की वजह से यहाँ पर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, क्योंकि उनको वेग मिलेगा, अनुगमन वेग, जिसकी वजह से विद्युत धारा। और यह विद्युत धारा क्या होती है, ये जो विद्युत धारा होती है वो समानुपाती होती है किसके, जो विभवांतर लगाया जाता है उसके समानुपाती होती है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछा ओम का नियम एक्सप्लेन करो, बिल्कुल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। तो चालक तार के सिरों के सापेक्ष लगाया गया विभवांतर उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बस यही ओम का नियम कहलाता है। पर यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि तापमान जो है वो नियत रहना चाहिए, सारी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तनशील रहनी चाहिए। ये क्या हो गया आपका ओम का नियम। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें यहाँ पर जो है एक नियतांक प्राप्त होता है। इस नियतांक का क्या नाम होता है, तो इस नियतांक का नाम होता है प्रतिरोध, ठीक है। इस नियतांक का क्या नाम होता है, तो प्रतिरोध नाम होता है। तो अगर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R नियत कब होगा, एक नियतांक कब होगा, जब ताप स्थिर रहेगा। क्योंकि जब हम प्रतिरोध की निर्भरता की बात करेंगे कि प्रतिरोध किसका निर्भर करता है, तो बिल्कुल प्रतिरोध जो है तापमान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इस वजह से
ओम के नियम के लिए तापमान का फिक्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच का ग्राफ, किसके किसके बीच का, विभव और विद्युत धारा के बीच का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहां पर ये जो ढलान है ये क्या है, ये जो ढलान है वो आपका प्रतिरोध है। तो बिल्कुल ये कहां से प्राप्त हो रहा है, आपका y = mx + c। गणित में हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल वहीं से आपका क्या प्राप्त होता है, ये ग्राफ जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो प्राप्त हुआ, इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर किसकी, इस नियतांक की बात करेंगे, तो ये नियतांक जो होता है किस पर निर्भर करता है, ये जो है लंबाई पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर हम इन समीकरणों को दोनों को मिला देते हैं तो यहां से हमको मिलता है कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है L/A के। क्लियर है। अब जब हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमें यहाँ फिर से एक नियतांक प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है एक नियतांक पर निर्भर करता है और इस नियतांक का यहाँ पर नाम क्या है, इस नियतांक का नाम है प्रतिरोधकता। क्या है इसका नाम, प्रतिरोधकता, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोधकता है एक निश्चित तापमान के लिए किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स्ड रहती है। यह प्रतिरोधकता जो है चालक तार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, चालक तार की पदार्थ की प्रकृति पर। यह इसकी लंबाई और तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करेगी। किस पदार्थ का, किस मटेरियल का आपका तार बना हुआ है इस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या क्या देखा, यहां पर हमने प्रतिरोध की निर्भरता भी देखी। तो प्रतिरोध किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करेगा। और क्योंकि ये प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तापमान पर, ठीक है। किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। तो इस वजह से हमारा जो प्रतिरोध है वो भी किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब तापमान पर निर्भर करता है तो अगर मान लो कि हम क्या करें, तापमान में अगर मान लो कि क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वैसे ओम के नियम के अनुसार तापमान फिक्स होना चाहिए, पर मान लो कि अगर ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चालक तार की बात कर रहे हैं। तो अगर चालक तार का तापमान हम बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। और प्रतिरोधकता बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। लेकिन जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अनुसार जो है 3 तरह के तत्व होते हैं, एक चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक, ठीक है। तो जब हम चालक की बात करते हैं तब तो बिल्कुल तापमान का ये असर होता है। लेकिन हम अर्धचालक की बात करते हैं जब, तो अर्धचालक का मतलब क्या होता है, अर्धचालक अगर मान लो कि हम इस अर्धचालक में क्या बनाए, यहां पर अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं या फिर अशुद्धि मिलाने के बाद इनका तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने की वजह से यहां पर जो है प्रतिरोध घटता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता घटती है जिसकी वजह से प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है, तो ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक की वजह से घटता है। किसकी वजह से घटता है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक की वजह से घटता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और चीजें यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। हमने जो है यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध जो है चालक तार में जो विद्युत धारा बह रही है इसका क्या करता है, विरोध करता है। चालक तार में जो विद्युत धारा बह रही है इसका विरोध करता है, जिसकी वजह से मान लो कि जैसे हम लोगों को ओम के नियम से क्या मिला, V = RI, ठीक है। तो इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, I = V/R, मतलब कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हमारा विद्युत धारा जो है क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हमारा यहाँ पर घटेगा, ठीक है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो हमारी विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमको विभव कैलकुलेट करना हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगर विभव कैलकुलेट करना हुआ तो RI, लेकिन प्रतिरोध कैलकुलेट करना हुआ तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I, ठीक है। क्या हो जाएगा, R बराबर V/I, ठीक है। और प्रतिरोध बराबर अभी हम लोगों ने क्या देखा है, प्रतिरोध बराबर रो L/A भी हमने देखा है, ठीक है। प्रतिरोध बराबर रो L/A भी देखा है। अब इसके मात्रक की बात करें तो क्योंकि ओम के नियम के द्वारा हमको प्रतिरोध नियतांक के बारे में हमें पता चला, तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है इन साइंटिस्ट के नाम पर क्या होता है, ओम, जिसको हम इस तरह से इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ये किस चीज का साइन है, तो ये जो है ओम का साइन है, ठीक है। किसका साइन है, ओम का साइन है। अब यहां पर अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें, तो प्रतिरोधकता बराबर यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता बराबर यहां पर लिख लेते हैं हम
प्रतिरोधकता बराबर इसी सूत्र को अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, क्या हो जाएगा, RA/L। और यहां से हमको इसका मात्रक मिलता है क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक मिल जाएगा ओम मीटर। क्या मिल जाएगा हमको, ओम मीटर। अब ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो आपने अनुगमन वेग पढ़ा, ठीक है, अनुगमन वेग जो आप लोगों ने पढ़ा, इस अनुगमन वेग के आधार पर आप जो है इस प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का भी समीकरण निकाल सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। और इस कंडीशन में जो प्रतिरोध का समीकरण होता है वो क्या होता है, MN का वर्ग टाउ L/A। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इसको स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि आपको ये डराइव करने के लिए पूछा जाता है, जो बिल्कुल अनुगमन वेग का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर प्रतिरोध का इस रूप में जो है व्यंजक ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ये आपकी प्रतिरोधकता है। तो यहां से आपकी प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगी, द्रव्यमान बटे NE का वर्ग और टाउ। ठीक है, तो ये आपके प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है हमने क्या देखा कि जो प्रतिरोध है, जो विद्युत धारा बह रही है ना, विद्युत धारा मतलब कि चालक में जो चालन हो रहा है, विद्युत धारा का जो चालन हो रहा है उसका विरोध करता है। मतलब जो विद्युत धारा की मतलब कि जो चालक की चालकता होगी, चालकता एक भौतिक राशि है जिसको हम क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर ये जो चालकता है ये बिल्कुल कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो आप जो है यहाँ पर प्रतिरोध का इनवर्स आप अगर निकालेंगे तो यहां से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, विद्युत धारा, आप यहां पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं आप, चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, चालकता के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चालकता से पहले यहां पर जो है फटाफट से आप ये नोट कर लेंगे। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर रूप में आपको ओम का नियम देखना है। क्या देखना है आपको, वेक्टर रूप में, वेक्टर सदिश रूप में ओम का नियम। अब सदिश रूप में ओम का नियम कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो हम लोगों ने अभी विभव और विद्युत धारा के फॉर्म में जो है यहां पर ओम का नियम निकाला। ठीक है, लेकिन जब हमने धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था तो धारा घनत्व वहां पर क्या है, हम अगर मान लो कि विद्युत धारा को सदिश रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम धारा घनत्व के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वहां से जो है हमको सदिश स्वरूप जो मिलता है वो होता है J बराबर सिग्मा ई। ठीक है, J बराबर सिग्मा ई। सिग्मा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, विद्युत चालकता होती है किसी चालक की चालकता। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको अगर हम जो है प्रतिरोधकता के फॉर्म में अगर व्यक्त करना चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E बराबर रो J। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। आपको ये चीज जो है परीक्षा में पूछी जाती है, जहां पर आपको जो है सदिश रूप में ओम का नियम अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल आप जो है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र प्रतिरोधकता या फिर चालकता के रूप में जो है सदिश रूप में ओम के नियम को क्या कर सकते हैं, सदिश रूप में ओम के नियम को व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि चालक तार की लंबाई पर, फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, फिर प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, और प्रतिरोधकता के बाद किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के बाद किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अब यहां से ये इतना देख लेने के बाद जो है आप ये भी देखेंगे कि मान लो कि जैसे कि ओम का नियम कोई चालक तार पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, ओम का नियम चालक तार अगर पूर्ण रूप से पालन कर रहा है तो वहां पर चालक तार और चालक तार के विभव और विद्युत धारा के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता है। लेकिन मान लो कि अगर ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है, अगर मान लो कि क्या हो रहा है, ताप में अंतर हो रहा है, तो अगर मान लो कि ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका पीएन संधि डायोड। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल, पीएन संधि डायोड, जहां पर पूर्ण रूप से ओम के नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या किया जाता है, क्योंकि वह अर्धचालक है और अर्धचालक में ताप को बढ़ाने पर क्या होती है, ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, और प्रतिरोधकता घटने की वजह से क्या हो पाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, प्रवाह संभव हो पाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर
मान लो कि जैसे कि यहाँ पर ताप पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। तो ताप पर निर्भरता की वजह से वहां पर हम लोगों को एक ताप गुणांक मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इस प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, अल्फा से, ठीक है, इस प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। अब क्योंकि हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, प्रतिरोधकता पर। मान लो कि टी टेम्परेचर पर मान लो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो टी है, तो अगर मान लो कि 0 डिग्री तापमान पर अगर उस पदार्थ की प्रतिरोधकता रो नॉट, ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहां पर हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। अब इस सूत्र में रो टी क्या है, मैंने आपको बताया कि टी तापमान पर प्रतिरोधकता है किसी चालक तार की, ठीक है, या फिर किसी पदार्थ की, 0 डिग्री तापमान पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता। और यहां पर ये जो अल्फा है ये क्या है, ये अल्फा जो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान जो है फिक्स्ड रहेगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान क्या रहेगा, किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स्ड रहेगा। तो जिस तरीके से यहां पर जो है हमने प्रतिरोधकता के लिए देखा, उसी प्रकार से हम प्रतिरोध के लिए भी देखेंगे। तो प्रतिरोध के लिए भी ये सूत्र हो जाएगा, यहां पर जो है T डिग्री तापमान पर प्रतिरोध किसी पदार्थ का प्रतिरोध, और यहां पर 0 डिग्री तापमान पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध, और इसके बाद यहां पर ये 1 प्लस अल्फा टी। तो ये यहां पर जो है इस तरीके से इस फॉर्मूले में हो सकता है कि आपको 0 डिग्री पर आपको प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, या फिर आपको प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, या फिर आपको ये तापमान कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, ठीक है, या फिर आपको क्या बोल दे, आरटी कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ भी यहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 2 अलग अलग तापमान है, क्या है, अगर मान लो कि 2 अलग अलग तापमान है, तापमान T1 और तापमान T2, तो 2 अलग अलग तापमान पर जो है ये अगर मान लो कि प्रतिरोध के रूप में इस सूत्र को अगर हम लिखे, ये क्या हो जाएगा, R1 बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, और ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। अब इस सूत्र के माध्यम से मान लो कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से आप प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सूत्र लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1/R नॉट, अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं 1/R नॉट, ठीक है, अल्फा बराबर ये आप लिख सकते हैं 1/R नॉट, और यहां पर हो जाएगा R2 माइनस R1, और यहां पर हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1। तो यहां पर इस सूत्र से आप जो है R नॉट भी अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो आप अल्फा को नीचे ले जा करके R नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ताप गुणांक कैलकुलेट करने कहा जाए तो आप ताप गुणांक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर करेक्ट कर लो, ये R होगा, ठीक है। अब इस जहां पर R2 माइनस R1 लिखा हुआ है, वहां पर आप इसको प्रतिरोधकता के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको प्रतिरोधकता के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो2 माइनस रो1, और यहां पर हो जाएगा क्या, रो नॉट, और यहां पर हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये प्रतिरोधकता के फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। अच्छा भाई, कमेंट में लिख करके जरूर बता रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको सेशन। फटाफट से दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक की, ठीक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो अल्फा के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये अल्फा जो है चालक तार के कंडीशन में जैसे कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहां पर जो है इस अल्फा को जो है चालक तार के लिए धनात्मक कोफिशिएंट, मतलब कि धनात्मक ताप गुणांक कहा जाता है। मतलब कि चालक तार के लिए जो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होती है। लेकिन अगर हम बात करें अर्धचालकों की, किसकी बात करें अगर हम, अर्धचालकों की, तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, जो ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है ये ऋणात्मक होती है, और प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होने की वजह से ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध घटने की वजह से ताप बढ़ाने के बाद अर्धचालकों में चालन संभव हो पाता है। ठीक है, क्या हो पाता है, अर्धचालकों में चालन संभव हो पाता है। ठीक है, तो अर्धचालक के केस में हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, तो अर्धचालक के केस में हमारे
पास हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, ऋण लिखना होता है। तो इस तरीके से 1 प्लस माइनस अल्फा टी, धन किसके लिए होगा, तो धन होगा चालक तार के लिए, ऋण किसके लिए होगा, ऋण ताप गुणांक जो है ऋणात्मक ताप गुणांक अर्धचालकों के केस में होगा। किसके केस में होगा, अर्धचालकों के केस में होगा। और जिस तरह से अर्धचालकों के केस में होगा उसी तरीके से सेम जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जो विलयन का आप इस्तेमाल करते हो, तो विद्युत सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो वहां पर के लिए भी आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लेंगे और जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रतिरोधों के संयोजन पर। कहां पर आगे बढ़ेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन के लिए। तो आप सभी को पता है कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, लिखो जल्दी फटाफट कमेंट में, क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो भाई सिंपल है, दो प्रकार का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। और श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों को मिला करके मिश्रित संयोजन भी आप देख सकते हो, जिससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, तो अगर इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर प्रतिरोधों को अगर हम क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, इनके सापेक्ष अगर हम विभव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनके सापेक्ष अगर हम विभव लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों प्रतिरोध के लिए विभव जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तीनों प्रतिरोध के लिए जो विभव है अलग अलग हो जाएगा। और ये प्रतिरोध का मान R1 R2 R3 है मान लो। ठीक है, और यहाँ पर जो धारा बहेगी तीनों से क्या बहेगी, एक समान धारा बहेगी। और यहाँ पर ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं, V = RI है ना, और V1 = R1I और V2 = R2I और V3 = R3I। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये जो विभव है V1 V2 V3 वो क्या होंगे, इस कुल विभव के, ये तीनों योग जो है इस कुल विभव के बराबर होंगे। क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रखते हुए जो है हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम के लिए हम यहाँ पर तुल्य या इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या होगा, तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये कब होता है, जब आपका, अगर मान लो कि आपका क्या है, अगर मान लो कि आपका जो प्रतिरोध है वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर प्रतिरोधों को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे, तो समानांतर क्रम संयोजन में मतलब एक दूसरे के सापेक्ष यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, आपका जो प्रतिरोध है जुड़ा होगा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इन समानांतर क्रम संयोजन के सापेक्ष अगर हम विभव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या है कि ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इन तीनों के सापेक्ष जो विभव है R1 R2 R3 के सापेक्ष विभव समान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है वो तीनों प्रतिरोधों में बट जाएगी। तो इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है विद्युत धारा अलग अलग है लेकिन विभव समान है। यहाँ पर भी ओम का नियम लगाते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, V = I1 R1, V = I2 R2 और V = I3 R3, जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, I1 बराबर I2 बराबर और I3 बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो धारा है, यहाँ पर कुल धारा कितनी है, I, जो कितने में बट रही है, तीनों ब्रांचेस में, तीनों शाखाओं में बट रही है, I1 + I2 + I3। ठीक है, तो तीनों शाखाओं की जो धारा है वो किस बराबर होगी, किसके, कुल धारा के बराबर होगी। तीनों शाखाओं की धारा का योग कुल धारा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इस ओम के नियम से जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसका मान रखते हुए जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर समानांतर क्रम के लिए जो तुल्य धारिता हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, 1/R1 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समानांतर क्रम के लिए प्राप्त होगा, चाहे n संख्या में हो। ठीक है, चाहे n संख्या में हो, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लो, देखो अगर मान लो केवल और केवल दो प्रतिरोध हो समानांतर क्रम के केस में, जो ज्यादातर आपको कैलकुलेट करना होता है R इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो है समानांतर क्रम के केस में अगर मान लो कि सिर्फ दो प्रतिरोध। ठीक है, तो दो प्रतिरोध के लिए R1 × R2 R1 + R2, बिल्कुल इस रूप में ही अगर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया गया तो इस रूप में लिखा जा सकता है, जो बार बार इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली बॉक्स बना करके दो प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो इस तरीके से हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट से और बढ़ते हैं आगे हम अपने किरचॉफ के नियम के तरफ। ठीक है, तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ठीक है, किरचॉफ के क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। तो एक नियम होता है आपका किरचॉफ करंट्स लॉ, ठीक है, और एक नियम क्या होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो ये जो आपका किरचॉफ करंट लॉ है, ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। जैसे मान लो कि आपकी यहां पर से क्या आ रही है, यहां पर से मान लो कि आपका I1 करंट आ रहा है, ठीक है, यहां से मान लो आपका I2 करंट जा रहा है, यहां से आपका मान लो I3 करंट आ रहा है, और यहां से मान लो कि आपका क्या जा रहा है, I4 करंट जा रहा है। तो यहां पर किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि जो आने वाली धारा है, क्या है, आने वाली धारा का जो योग है बराबर जाने वाली धारा का योग, ठीक है, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब कि क्या हो जाएगा, चिन्ह सहित योग, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब कि देखो हम यहाँ पर विद्युत धारा का क्या लेंगे, दिशा लेंगे, ठीक है। तो जैसे जो आ रही है उसको हम धनात्मक ले रहे हैं, जो आ रही है उसको हमने ऋणात्मक ले लिया। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक हमने लिया, वहां पर हम उसका जब बीजगणितीय योग कर रहे हैं मतलब कि चिन्ह सहित योग कर रहे हैं, तो बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसके लिए देखें, अगर हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए देखें, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार क्या होता है कि सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है किसी विद्युत परिपथ में, सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि मान लो कोई भी विद्युत परिपथ आप बना सकते हो समझने के लिए, मान लो कि जैसे इस तरीके से एक प्रतिरोध है या दो प्रतिरोध है या बहुत सारे प्रतिरोध है, यहां पर आपने क्या लगाया, विभव V लगाया, यहां पर क्या है आपका V1 और यहां पर V2, R1 और R2 मान लो इस तरीके से, ठीक है। और अगर विद्युत धारा इस तरीके से क्या हो रही है, विद्युत धारा इस तरीके से इस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सभी विभव का बीजगणितीय योग। तो मान लो कि जैसा कि अगर हम लाइन से चलते हैं तो ये वाला विभव हमारा -V, क्योंकि अगर हम इस दिशा में धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला विभव हमारा क्या हो जाएगा, +V1, और यहाँ पर ये +V2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। और V1 और V2 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, V1 और V2 की जगह में हम ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, I R1 और यहाँ पर I R2, ठीक है। तो ये समीकरण आपका कैसे लिखा जा सकता है, -V + I R1 + I R2, इस तरीके से भी समीकरण आपका लिखा जा सकता है। और ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहलाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किरचॉफ के करंट लॉ और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से संबंधित आपको प्रश्न आते हैं, प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। यहां पर अगर आप दिशा को समझ जाओगे, आप कोई भी एक दिशा पकड़ लो, आप आने वाली करंट की दिशा आप धनात्मक ले लो, जाने वाली करंट की दिशा आप क्या ले लो, ऋणात्मक। इसके विपरीत भी आप ले सकते हो, कोई बंधन नहीं है, लेकिन एक कोई भी एक तरह से आप लेकर आगे चलते जाओ ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका क्या, किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। हाँ, यहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो किस पर निर्भर करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर निर्भर करता है। तो ये छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आवेश संरक्षण के नियम पर। और उसी तरीके से ये वोल्टेज लॉ जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। चलो लिख लिया, फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसकी, विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल किसको कहते हैं, तो विद्युत सेल इस प्रकार से जो आप देखते हैं, बैटरी जो सेल आप बैटरी में यूज करते हैं, जैसे रिमोट हो गया, किसी भी चीज में जो आप यूज करेंगे, ठीक है। तो विद्युत सेल जो है ये विद्युत सेल ही कहलाता है। और यहां पर जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, जो कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसी विलयन के बीच में जो है यहाँ पर रखे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर के हमें विद्युत धारा प्रदान करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन दोनों सिरों के बीच, इन दोनों सिरों के बीच आप देख पा रहे हो, एक तरफ जो है धन विभव, एक तरफ ऋण विभव। तो यहाँ पर इनके बीच का जो विभवांतर है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इनके बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल, जिसको हम क्या करते हैं, ई, या फिर हम इसको एप्सिलॉन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हम ई विद्युत क्षेत्र को बार बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर हम ईएमएफ इसको कहते हैं, ईएमएफ, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं हिंदी में। तो बिल्कुल इस सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को ही हम क्या कह रहे हैं, यहां पर विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, ठीक है। तो इस सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब यहां पर जो है कोई भी इसको मतलब हम किसी विद्युत परिपथ में हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, मतलब इसके द्वारा जो है यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित जब नहीं हो रही है तब,
ठीक है, जब प्रवाहित नहीं हो रही है तब। और जब प्रवाहित होने लगेगी तो वहां पर कुछ अलग कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विद्युत सेल की हम बात करते हैं, इस विद्युत सेल के अंदर जो है, इस विद्युत सेल के अंदर भी जो क्या होता है प्रतिरोध पाया जाता है। और इस सेल के अंदर का जो प्रतिरोध है, इस सेल के अंदर का जो प्रतिरोध जो है उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। जब इस सेल के द्वारा जो है विभवांतर मतलब दिया जाता है, किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाती है, विद्युत धारा जो है उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो पाती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ईएमएफ की जो मात्रा, मान लो कि 2 वोल्ट का सेल है या 12 वोल्ट का आपका कोई सेल है, ठीक है, तो पूरा का पूरा 12 वोल्ट का विभवांतर जो है उस विद्युत परिपथ को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कुछ मात्रा वहां पर क्या है कि जो कुछ मात्रा इस विद्युत वाहक बल की जो कुछ मात्रा है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। और इस वजह से जो हमें यहाँ पर विभवांतर प्राप्त होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, विभवांतर प्राप्त होता है, वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कब के कंडीशन में, जब अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी सेल को हम क्या कर रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ के सापेक्ष अगर इस तरीके से लगा दिया हमने, ठीक है, अगर किसी सेल को विद्युत परिपथ के सापेक्ष इस तरीके से लगा दिया तो इसके सापेक्ष क्या होगी, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर विभवांतर प्राप्त होगा। और वहां से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल जो है यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, स्रोत के रूप में हमने यहाँ पर सेल लगा दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर विद्युत धारा इस परिपथ में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मान लो जब हमको इस सेल को चार्ज करना है, मतलब अगर हमको मान लो कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर इस सेल के सापेक्ष विभवांतर लगाना है ना, तो सेल को देखो, सेल जो है 2 प्रकार के होंगे आपके, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल मतलब कि जिसको आप एक बार इस्तेमाल करके आप जिसको छोड़ देते हो, वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वापस से चार्ज आप जिसको नहीं कर सकते, वो आपका प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या कहलाता है, जिसको आप वापस से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक सेल। तो जब आपको वापस से चार्ज करना होगा तो उस कंडीशन में, चार्जिंग के कंडीशन में आपका ये जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, E प्लस IR। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में हो जाता है, चार्जिंग की कंडीशन में, जब हम किसी बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज, जैसे कि आप अपने फोन की बैटरी भी क्या करते हो, चार्ज करते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो है विद्युत सेल के बारे में देखा। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इस विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, यहां पर ये जो मतलब कि यहां पर जो 2 सिरे हैं, सेल के जो 2 सिरे हैं, ठीक है, इन 2 सिरों का अलग अलग विभव, एक विभव धनात्मक, एक विभव ऋणात्मक, जिसकी वजह से यहां पर क्या है, विभवांतर। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी है, अगर इस दूरी को हम क्या करेंगे, d से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा इन विभव के बीच की दूरी पर। इन विभव के बीच की दूरी पर अगर मान लो कि दूरी बढ़ेगी तो दूरी के बढ़ने की वजह से यहां पर क्या बढ़ेगा, दूरी के बढ़ने की वजह से जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या वो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूरी बढ़ने की वजह से आपका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। अब निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो मान लो कि इस सेल का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, जिस मतलब अब सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसमें यहां पर आपके जो है 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोड्स के यहां पर इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर आपका निर्भर कर रहा है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ा दे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दे तो यहां पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ताप की। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर मान लो कि हम क्या करते हैं, ताप को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर जो है हमारा ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, घटता है। आंतरिक प्रतिरोध घटता है। और यहां पर जो इस सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रोड्स को रखा है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है,
अगर मान लो कि हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर मान लो कि हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स रखा हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अब हम बात करेंगे सेलों के संयोजन की, विद्युत सेलों के संयोजन। तो बिल्कुल प्रतिरोधों की तरह हम विद्युत सेलों को भी दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समानांतर क्रम संयोजन, तीसरा होगा मिश्रित क्रम संयोजन, जहां पर श्रेणी और समानांतर दोनों को हम एक तरह से जोड़ सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध निकाला, उसी तरीके से यहाँ पर हम तुल्य विभव और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम या फिर तुल्य विद्युत वाहक बल जिसको हम क्या करते हैं, E इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 प्लस E2 प्लस अगर मान लो n संख्या में जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा क्या, En। अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध सेल के केस में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश डैश प्लस Rn। ठीक किसी प्रकार से, तो प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार से सेम यहाँ पर आपका विद्युत सेलों के संयोजन के लिए भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमको इस परिपथ की विद्युत धारा कैलकुलेट करनी हो, क्या कैलकुलेट करनी हो, इस परिपथ से बहने वाली जो विद्युत धारा, फिलहाल वैसे यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा इस तरीके से बह रही है क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है सेल का, तो धनात्मक दिशा से आपकी क्या होगी, विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें यहाँ पर विद्युत धारा कैलकुलेट करनी हो तो विद्युत धारा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो विद्युत वाहक बल का तुल्य विद्युत वाहक बल है, इक्विवेलेंट, ठीक है, और जो हम लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट निकाला, और इस परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है वो क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस सेल वाले परिपथ में जहां पर n संख्या में सेल लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो वहां पर हम इस तरीके से क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बने रहेंगे लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, बहुत ही सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीटर सेतु, विद्युत सेतु, धारा मापी, सारी चीजें अभी बची हुई है। फटाफट से क्विक रिविजन हम देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहेंगे जरूर कैसा लग रहा है आपको, सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे सेलों के संयोजन में, और यहाँ पर ठीक समानांतर क्रम संयोजन हम देखेंगे। जो समानांतर क्रम संयोजन है, तो समानांतर क्रम संयोजन के कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर जो E इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 1 बटे R1, और यहाँ पर मतलब कि विद्युत वाहक बल का फर्स्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो एप्सिलॉन ये E1 बटे R1, E2 बटे R2, ठीक है, और E3 बटे R3 करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये n संख्या तक जाएगी, En बटे Rn इस तरीके से, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस डैश 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 1 बटे Rn। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, समानांतर क्रम संयोजन के लिए आप विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। और ज्यादातर आपको ज्यादा सेल के लिए तो पूछेगा नहीं, ज्यादातर आपको 2 के लिए ही पूछेगा, सिंपल है, ज्यादातर आपको 2 के लिए पूछेगा। तो जैसे हम लोगों ने 2 प्रतिरोध के लिए जो है गुणा करके लिख लिया था, वैसे ही आप इसके लिए भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट का मान कैसे निकलेगा आपका, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस डैश 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 1 बटे Rn। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन देखा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब अगर हम क्या करेंगे, मिश्रित संयोजन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ वही सारे समानांतर क्रम में भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही है कि यहाँ पर जो है विभव और आंतरिक प्रतिरोध एक जैसा है सबका। तो जैसे मान लो कि अगर एक जैसा है इन सारे श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोगों ने जो तुल्य विद्युत वाहक बल देखा था, वो क्या देखा था, सभी विद्युत वाहक बलों का योग देखा था। तो यहाँ पर क्योंकि n संख्या में सभी के सभी सारे समान वैल्यू के लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हर एक शाखा का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, Ne, मतलब कि n संख्या में है, n संख्या में यहाँ पर सेल लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है उनके, ये भी क्या हो जाएंगे, NR हो जाएंगे। सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोध n संख्या तक के श्रेणी क्रम में है, तो ठीक है। अब यहाँ पर इन श्रेणी क्रम के बाद समानांतर क्रम में भी है, क्या है, समानांतर क्रम में भी है। तो समानांतर क्रम के लिए जब अगर हम निकालेंगे सेकंड, तो उसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, उसको हम प्रदर्शित करेंगे E नेट,
ठीक है। तो नेट ई है ना, विद्युत वाहक बल, मतलब कि नेट ई आपका क्या हो जाएगा, नेट ई क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से फटाफट से बताओगे, कोई बता सकता है क्या? तो ये आपका क्या हो गया, नेट ई श्रेणी क्रम के लिए, है ना। अब समानांतर क्रम के कंडीशन में क्या होगा, समानांतर क्रम के कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, नेट ई क्या हो जाएगा, फटाफट से कोई बता सकता है क्या? तो बिल्कुल जैसे हम यहां पर इस तरीके से निकाले थे, तो हमने जो यहां पर रखा था, क्या रखा था हम लोगों ने, एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे R2, जिस तरीके से रखा था उसी तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह में n एप्सिलॉन, ठीक है, या n e कह सकते हैं, n e बटे n r, ठीक है, n e बटे n r, इस तरीके से पूरा m तक जाएगा। कहां तक जाएगा, पूरा m तक जाएगा। तो मिश्रित क्रम के लिए भी आप लिख सकते हो। वैसे आपको ये सब फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने बता दिया है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही पूछा जाएगा बस। तो बढ़ते हैं आगे व्हीट स्टोन सेतु की तरफ। तो जो व्हीट स्टोन सेतु होता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रतिरोध लगाए गए हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और यहाँ पर बीच में जी गैल्वेनोमीटर, जिसको हम धारामापी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो कि आपको कोई परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु जो है, व्हीट स्टोन सेतु जो है इसके अनुसार यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो इनके सापेक्ष जो विभव है, यहां पर VC माइनस VD क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कि यहां पर ये जो परिपथ है वो क्या है, ये परिपथ जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब ये जो है क्या होगा, बैलेंस्ड परिपथ हो जाएगा। अगर मान लो कि क्या हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है जब बैलेंस कंडीशन होगा, तो इस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये जो P बटे Q, मतलब कि आमने सामने, सॉरी, ये P बटे S, एक बार कंफर्म करेंगे, P बटे Q या P बटे S, जल्दी से कमेंट में लिख बताओ, कमेंट्स में लिख करके बताओ। हाँ, P बटे Q, P बाई Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बाई Q बराबर R बाई S, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये PS बराबर RQ, ठीक है, या QR भी लिख सकते हो, QR, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो बैलेंस कंडीशन है, मतलब संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में इस तरह से अगर मान लो कि कोई व्हीट स्टोन सेतु दिया है, ठीक है, तो उनके बीच यहां पर जो है विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, विभवांतर शून्य होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस ब्रांच से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अगर मान लो कि आपको क्या पूछा जाता है, अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध के कंडीशन में आपको, तुल्य प्रतिरोध के कंडीशन में आपको इस तरह का विद्युत परिपथ दिया जाता है जहां पर जो है संतुलित अवस्था का नियम लागू हो रहा हो। तो वहां पर इस तरीके से आपको आमने सामने के प्रतिरोधों को गुणा करके देख लेना है, ताकि देखो कभी भी अगर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगे, डिफिकल्ट लगे, तो वहां पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पक्का व्हीट स्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब आमने सामने के प्रतिरोध समान होने की वजह से यहाँ पर बीच में विभवांतर शून्य हो जाएगा और यहाँ पर इस ब्रांच से, इस शाखा से विद्युत धारा नहीं बहेगी। और इस शाखा से अगर विद्युत धारा नहीं बहती है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मान लो कि कोई प्रतिरोध लगा हुआ होता है तो वो प्रतिरोध हट जाता है, संतुलित अवस्था में वो प्रतिरोध हट जाता है, और संतुलित अवस्था में ही उस तरह के न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ध्यान रखना है कि आपको ये सिद्धांत का आपको इस्तेमाल करना है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ही होता है मीटर सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर यहाँ पर मीटर सेतु, जो आपको जो है प्रतिरोध को नापने के लिए यहाँ पर मीटर सेतु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये प्रतिरोध को नापने के लिए जब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर जो है ये आधारित होगा किस पर, तो व्हीट स्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट पर, सिद्धांत पर आधारित होगा। P बटे Q बराबर R बाई S, मतलब कि यहाँ पर PS बराबर क्या होगा, RQ। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर जो है P दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको S भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। P दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, आपको S भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर P और S के सापेक्ष, P और S के सापेक्ष, ठीक है, यहां पर आपको 100 माइनस L है ना, और ये L आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ भाई, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट से, दे रहा है ना। तो यहां पर P के सापेक्ष, यहां पर देखते हैं P के सापेक्ष आपको क्या दिखाई दे रहा है, L, ठीक है। और यहां पर जो है Q के सापेक्ष आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर
ध्यान रखो, देखो जैसे हम लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु देखा, ठीक है, क्या देखा हमने, जैसे हम लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु देखा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जैसे PQRS है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी सहायता से जो है नापा जाता है। इसके पूरे डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमको बस यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, R/S के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो है एक जो है मतलब अननोन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मतलब कि जो प्रतिरोध आपको ज्ञात नहीं होता, वो प्रतिरोध S यहाँ पर लगा दिया जाता है। और इस S का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है, जो आप इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से, मीटर सेतु ब्रिज की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी थ्योरी भी आपको जरूर रिवाइज करनी है और बिल्कुल ये सूत्र भी आपको क्या करना है, पूरा याद रखना है। ये क्या हो गया आपका मीटर सेतु के लिए, ठीक है। मीटर सेतु के बाद आते हैं हम विभव मापी। तो विभव मापी जब आपको जो है मतलब कि बहुत ही यथार्थ मतलब कि बहुत ही सुग्राहिता पूर्वक, मतलब काफी अच्छे से अगर आपको मान लो कि विभवांतर को, बहुत ही छोटे से छोटे विभवांतर को भी एक्यूरेसी के साथ अगर आपको नापना होता है, तो वहां पर हम वोल्ट मीटर की जगह विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का इस्तेमाल विभवांतर नापने के लिए किया जाता है, पर विभव मापी वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा हमको एक्यूरेसी चाहिए। और यहाँ पर सिंपली जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है प्राइमरी मतलब प्राथमिक परिपथ और यहाँ पर प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ यहाँ पर लगा होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुलना करके यहाँ पर विद्युत वाहक बल, तुलना करके जो विद्युत वाहक बल हम नापते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या नापा जाता है, विभवांतर जो है यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये विभवांतर अगर कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर ये अगर विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए हाँ यहाँ पर जो है हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, x बराबर V/L और V/L की जगह IR/L, ठीक है। विभव मापी के लिए हम क्या करते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस, जहां पर पहला केस जो है यहाँ पर दो विद्युत वाहक बल की तुलना करके, दो विद्युत वाहक बल की तुलना करके जो है हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तार की जो लंबाई लगी होती है L1 और L2 के सापेक्ष यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है, तो इस रेशियो की सहायता से हम ज्ञात कर पाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट में आपका जो है आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहाँ पर क्या नापते हैं हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध के कारण तुलना करके यहाँ पर विद्युत वाहक बल नापते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध के कारण जब हम तुलना करके विद्युत वाहक बल नापते हैं, तो वहां पर जो है सूत्र क्या होता है, ये L1 माइनस L2 बटे L2 और ये हो जाता है आपका R, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है ये, ठीक। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। अब जो थर्ड केस है, कौन बताएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, थर्ड केस में क्या होता है, क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। तो थर्ड केस में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दो प्रतिरोधों की तुलना की जा रही है। क्या करी जा रही है, दो प्रतिरोधों की तुलना करी जा रही है। तो दो प्रतिरोधों की जब तुलना करी जाती है, तो दो प्रतिरोधों की तुलना से इस तरह से जो है आपका विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये हो गया आपका विभव मापी। अब हम बात करते हैं धारा मापी की। तो जो धारा मापी होता है, धारा को नापने के लिए, बहुत ही सूक्ष्म धारा को नापने के लिए हम क्या करते हैं, धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको ज्यादा मात्रा की धारा को नापना होता है, तो उसके लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस धारा मापी को ही हम अमीटर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो धारा मापी होता है, ठीक है, तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट जो है, जहां पर जो है बिल्कुल किसी भी धारा मापी के अगर विक्षेप को नापा जाता है, तो वो किस पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। और इस बल आघूर्ण के सिद्धांत के बल आघूर्ण के समानुपाती वहां पर जो तार लगी हुई है, जिसके सापेक्ष हमने धारा मापी लगाया है, उस पर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती, और जिसके सापेक्ष क्या होता है, विक्षेप कोण भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इस बल आघूर्ण के समानुपाती होता है ये विक्षेप कोण, ठीक है। अब जब हमको विक्षेप कोण प्राप्त हो जाता है, तो इस विक्षेप कोण की सहायता से हम क्या ज्ञात कर पाते हैं, हम धारा को नाप पाते हैं, माप पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टाउ जो हम निकालते हैं, तो बिल्कुल हम इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं टाउ, ठीक है, जिसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आप बीना, ठीक है, BINA। तो यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर जो है B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, I क्या है, विद्युत धारा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने फेरे लपेटे गए हैं, A जो है क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका धारा मापी। अगर मान लो कि धारा मापी से आपको ज्यादा मात्रा की विद्युत धारा को नापना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको अमीटर के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। और जब मान लो कि आपको धारा मापी को क्या करना है, अमीटर के रूप में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एक शंट प्रतिरोध लगाते हैं,
ठीक है, बहुत ही कम मात्रा का प्रतिरोध लगाते हैं, शंट प्रतिरोध। अब कम मात्रा का प्रतिरोध क्यों लगाते हैं? ताकि अगर मान लो कि अधिक मात्रा की विद्युत धारा आपको नापनी है तो वो गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष ना होकर के जाए और इस कम प्रतिरोध वाले पथ का जो है अनुसरण करे, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा जो है कम प्रतिरोध के रास्ते से जाती है, क्योंकि जहां रुकावटें कम होगी, आपके पास अगर दो रास्ते हैं, ट्रैफिक जहां कम होगा वहीं से आप जाओगे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा ये शंट प्रतिरोध से होकर चली जाती है और यहाँ पर जो है धारा मापी को कोई नुकसान भी नहीं होता और यहाँ पर जो है धारा को जो है धारा मापी को अमीटर में बदल करके विद्युत धारा को नाप भी लिया जाता है। और यहाँ पर जो है ज्यादातर आपको शंट प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए जो है शंट प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो आप शंट प्रतिरोध कैलकुलेट करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, यहां पर जो शंट प्रतिरोध कैलकुलेट करते हो, इस शंट प्रतिरोध को कैलकुलेट करने का सूत्र क्या होता है? बताओ भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या होता है इस शंट प्रतिरोध को कैलकुलेट करने का सूत्र? तो ये होता है आपका IG इंटू RG बटे I माइनस IG, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको जो है विद्युत धारा के मान दिए गए हैं तो वहां से आप क्या कर सकते हो, शंट प्रतिरोध को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का हम क्या लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध, हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। उच्च प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं ताकि इस तार से जो बहने वाली धारा है वो प्रतिरोध के सापेक्ष जो है पूरा यहाँ पर प्रतिरोध के सापेक्ष पूरा चला जाता है, जिसकी वजह से धारा मापी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और यहाँ पर जो है हम इसके सापेक्ष जो विभव जो हमको नापना है, इस विभव को हम क्या करते हैं, माप पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से वोल्ट मीटर धारा मापी को जो है कन्वर्ट करके बनाया जाता है, ठीक। धारा मापी को यहाँ पर कन्वर्ट करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर यहाँ पर जो अगर हम मान लो कि जो नाप रहे हैं, यहाँ पर विभव नाप रहे हैं, विभवांतर जो नाप रहे हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं, तो ओम के नियम से V इक्वल्स टू IR, I बराबर V बाई R। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ पर जो R लगा हुआ है प्रतिरोध और यहाँ पर जो है RG मतलब कि जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर मतलब कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है, इसको हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम इसको G से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर RG भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया आपका जो धारा मापी है वो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। तो बिल्कुल ये आपका लास्ट टॉपिक है, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, तो जो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब विद्युत शक्ति की हम बात करते हैं तो काफी सिंपल है, VI। और यहाँ पर जो है ये जो VI हमको प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है कि जो कार्य करने की कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वहां से जो है हम क्या कर, या फिर हम इसको ऊर्जा के रूप में भी हम लिख पाते हैं, ठीक है। कितने समय में कितने आवेश को जो है प्रवाहित किया जा रहा है, तो वो कार्य करने की क्षमता जो विभव से हमें प्राप्त होती है, बिल्कुल वहीं से जो है जो कार्य का कैलकुलेशन है वही क्या है, ऊर्जा का कैलकुलेशन है। और यहाँ से हमको जो है विद्युत शक्ति बराबर VI जो है मिलता है। और VI के अलावा हम I स्क्वायर R के रूप में भी विद्युत शक्ति को लिखते हैं या फिर हम V स्क्वायर बटे R के रूप में भी लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जिससे संबंधित आपको जो है सूत्र पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जहां पर आप इन सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, वॉट में होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, पावर इंटू टी। तो जितने भी हमने शक्ति के फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में अगर आप क्या करोगे, इस तरीके से टी का गुणा कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला है इसको आप जो है हीटिंग इफेक्ट मतलब कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में भी आप पढ़ सकते हो। तो जब तापीय प्रभाव यानी कि हीट की बात करी जाती है तो ज्यादातर वहां पर जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फॉर्मूला जब अगर मान लो कि कोई विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में है तब, अगर मान लो कि कोई विद्युत परिपथ समानांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम के कंडीशन में जो तापीय प्रभाव है उसके लिए आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि समानांतर क्रम है तो आपका यहाँ पर जो तापीय प्रभाव का जो हीट है वो किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अगर समानांतर क्रम में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए भी अगर देगा, अगर समानांतर क्रम में आपको परिपथ दिया हुआ है, किसमें, समानांतर क्रम में, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। ध्यान रखना है इस बात को। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, श्रेणी क्रम। क्या है यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम, ठीक है। चलो ये हो गया आपका विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब एक चीज बस आपको याद रखना है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक,
ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट के फॉर्म में भी होता है। अब एक यूनिट जो है यहाँ पर जो है एक यूनिट मतलब कि यहाँ पर 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में कितना यहाँ पर शक्ति खर्च हो रहा है, तो वो 1 किलो वॉट आवर, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं। अगर हम जूल में इसको लिखे तो जूल में क्या होता है, ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ठीक है। इसको हम अगर कैलोरी में लिखेंगे तो कैलोरी में लिखने के लिए, है ना, कैलोरी में लिखने के लिए क्या होगा आपका 4 मतलब कि 1 जूल बराबर क्या होता है 4.2 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, है ना। तो वहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ये वाला जो समीकरण है ये आपका जूल्स लॉ भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका समीकरण जो है जूल्स लॉ भी कहलाता है, जूल का नियम भी आपको कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। बाकी सारी चीजें जो है हम लोगों ने विद्युत धारा चैप्टर का सारा चीज हमने कवर कर लिया है, और सुपर फास्ट रिवीजन का सुपर शॉर्ट आप लोगों ने देखा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है। अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए सुपर शॉर्ट में, तो ये आपको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों को शेयर जरूर करना है। बहुत काम की चीज, बहुत ही कम समय में बहुत फास्ट रिवीजन के साथ इस सेशन को हमने खत्म किया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।